आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ये मेरी आखिरी सभा है जिसमें मैं आप सबसे कुछ बातें कर सकती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग पोलिंग में जाएंगे, चुनाव में आप अपना निर्णय लेंगे और एक नई सरकार आपके प्रदेश में बनेगी। 3 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय कुछ बड़े नेता मेरी पार्टी में ही, जो आज तकरीबन सारे के सारे पार्टी छोड़ गए हैं, वो मेरे पास आए अलग अलग से। उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने कहा, अरे यहां से निकल जाइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ क्या करने आई हैं, यहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहाँ कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नेतृत्व से बात करिए, आपको यहाँ से निकाल के कहीं और भेज दें। मैंने अपने भाई से बात की। जब उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया, मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या है। मेरे भाई राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, देखो प्रियंका, तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो, तुम काम करना शुरू करो और याद रखो, ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा एक ही काम है कि जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ जनता के मुद्दों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो। मैं आपके बीच आई। सोनभद्र में 13 आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। मैं वहां गई। एक लड़का रामराज गोंड था वहां। वो सब आदिवासियों के परिवार के सदस्यों को मेरे पास लाया। मुझे पता चला कि जिस तरह से नरसंहार हुआ है, पुलिस प्रशासन ने भूमाफिया की मदद कर दी, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद उन्नाव में एक महिला का बलात्कार हुआ। बहुत बुरी तरह से उसको फिर मार डालने की कोशिश की गई। उन्नाव में एक और महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया। हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे जलील किया गया और उसके परिवार पर दबाव डाला गया। उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई। ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी। बारिश आई थी बहुत समय बाद। उसने सोचा अच्छी उपज हो जाएगी, खाद वितरण केंद्र में चला जाता हूं, खाद मिल जाएगी। 2-3 लाख का कर्ज था, उपज हो जाएगी, उसको बेचकर मैं कर्ज चुका दूंगा। लाइन में खड़े खड़े 2 दिन बीत गए। घर आने से डर लग रहा था कि मैं लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। खड़े रहे, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। मैं उनके घर गई। उनकी बेटी सविता ने मुझे यूं पकड़ के मुझसे पूछा कि दीदी, ये मेरे पिता के साथ क्यों हुआ? हमने क्या गलती की थी कि हमारे साथ ये क्या हुआ? जब लखीमपुर खेरी गई तो एक किसान की विधवा ने मुझे कहा कि दीदी हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारी मदद अब कौन करेगा, कमाने वाला तो चले गया, पुलिस और प्रशासन हमें घेर रखी है, हम पर दबाव डाल रही है। रमन कश्यप वहां एक पत्रकार था,
उसकी भी हत्या हुई थी। उसके भाई, उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन पर भी प्रशासन दबाव डाल रहा था। आस्ते आस्ते ऐसे हादसे होते गए। अरुण वाल्मीकि के साथ आगरा में उसके परिवार के साथ 18 सदस्यों को पकड़ के पुलिस हिरासत में ले गई, उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा के उनको इस बेरहमी से पीटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके ससुर जी के नाखून निकाल दिए, उसके भाई के हाथों के ऊपर कुर्सी रख के उनको दबाया, उसकी हर हड्डी तोड़कर उसको मार डाला गया। मैं ये हादसे देखती रही, आपके पास बार बार आती रही। जहां जहां अन्याय दिखता था मेरी पार्टी ने आवाज उठाई, हमने आंदोलन किया, कुछ कार्रवाई करवाई। मैं इस तरह से आपकी हमसफर बन गई, आपका संघर्ष मेरा संघर्ष बन गया। और मैं समझने लगी कि उत्तर प्रदेश में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गड़बड़ है, यहाँ की राजनीति कहीं भटक गई है। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि ये कैसे हो गया कि ये प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, आज खाई में है। कैसे हो गया? बार बार मैं ये सवाल पूछती रही अपने आप से। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, जनता के सामने क्या क्या मुद्दे उठा रही है। ये देखा कि बसपा सिर्फ जाति की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी एक जाति और धर्म की बात कर रही है, भाजपा धर्म और राष्ट्रवाद की बात कर रही है। यहां समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, भर्तियों में घोटाला है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, कट ऑफ चेंज होता है, उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल इंतजार करते हैं। मैं किसी गांव में जाती हूँ, किसी शहर में जाती हूँ, नौजवान मेरी बांह पकड़ लेते हैं, कहते हैं दीदी मदद करो, हमारी तो उम्र ही निकल गई, हम नियुक्ति की इंतजार में हम ठहरे रहे, 5 साल निकल गए, नियुक्ति नहीं हुई। दूसरी तरफ मैं देखती हूं कि सरकार में 12-12 लाख पद खाली हैं, जहां से रोजगार आना है वहां से रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, बल्कि सारे मंत्री आपके सामने, प्रधानमंत्री जी आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं आपकी समस्याएं क्या हैं, कि अचानक चुनाव के समय उनको मालूम पड़ गया कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टे जानवर की समस्या है। इससे पहले तो उनको मालूम ही नहीं था। सरकार चला रहे हैं, देश में प्रदेश में तमाम जानकारियां हैं, आपको ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश का किसान कितना परेशान है। आपके रोजगार खाली पड़े हुए हैं सरकार में, आप दे नहीं रहे हो, भर्तियों में भ्रष्टाचार है, आप दुरुस्त नहीं कर रहे हो, मेरी बहनें महंगाई का सामना कर रही हैं, आप एक राशन का पोटला पकड़ा रहे हो इनको। क्या होगा उस राशन के पोटले से? आप निर्भर कर रहे हो इनको ताकि ये आपका धन्यवाद दें। आप मंच पे खड़े होकर कह रहे हो कि इस जनता ने आपका नमक खाया है, ये कह रहे हो। ये है उत्तर प्रदेश के नेता, देश के नेता। जो सोचते हैं कि एक बोरा राशन पकड़ाकर आपको उस राशन पर निर्भर बनाकर आपसे वोट लेकर सत्ता में रहेंगे,
लेकिन आपको सशक्त करने की बात नहीं कहेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े न हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये एक बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी, इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे। क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे। तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है, शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत। आप जानती हैं। तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं, वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं। इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। आप अगर सारी इनकी नीतियां देखें, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को देखिए, जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, आपको कहा राष्ट्रवाद के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। आपने अपने राष्ट्र के प्रति आपने सोचा आप कर्तव्य निभा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हो गए, आपके कारोबार खत्म हो गए। कोई काला धन नहीं आया इस देश में, काला धन नहीं आया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ नहीं हुआ, उनके कारोबार चल रहे हैं। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी पिस गया। उसके बाद क्या हुआ? अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन हुआ, बड़ा उद्योगपति वो तो अभी भी फूल फल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से जो छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योगपतियों को जो नुकसान हुआ, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी? नोटबंदी, ये सब, लॉकडाउन, जीएसटी, बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया, उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको गन्ने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए इन्होंने चुनाव के समय। कांग्रेस की सरकार 400 रुपए देगी। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया। किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए बड़ा उद्योगपति। उनके जो काले कानून थे वो क्या थे? यही तो थे कि कल को कोई उद्योगपति आपकी जमीन का कब्जा करे, आप डीएम तक नहीं जा सकते उसके फैसले के लिए। कोई छोटा मोटा अधिकारी फैसला करेगा, जिसे वो बड़ा उद्योगपति कभी भी कितनी भी घूस दे के कर लेगा अपना फैसला। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए, और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए। वही प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घुमाए, वही राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि दुनिया भर में देश का झंडा ऊंचा करेंगे, तो अपने देश के किसानों का क्या होगा? अपने देश के किसानों के लिए कौन बोलेगा? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है?
कैसा राष्ट्रवाद है ये? कैसा राष्ट्रवाद है कि आप दुनिया घूमे 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाजों में, लेकिन जो गन्ने का बकाया है 14,000 करोड़ का, आपने वो नहीं दिया किसानों को।